दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका अपने इस YouTube चैनल आईडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपना चौथा वीडियो लेके आया हूं जो कि हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन पर रहेगा। अब मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो डालता हूं जिसमें साइकोलॉजी पेडागोजी के क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें कैसे आप लोगों को क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, आंसर उसका, ये चीजें डिस्कस करता हूं। तो आज भी वही काम करूंगा, आपको बस इजी वे में बताऊंगा कि आपको कैसे समझना है क्वेश्चनों को। क्वेश्चन के लिए लॉजिक आना बहुत जरूरी है। जितनी आप स्टडी एक महीने में नहीं कर पाएंगे, अगर आपने लॉजिक लगा लेना सीख लिया तो आप एक साल की स्टडी के बराबर लॉजिक लगा सकते हैं। मींस अगर आप 10-20 नंबर इजीली बढ़ा लेंगे छोटी छोटी कमियों को दूर करके। तो सबसे जरूरी काम होता है स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट वर्क करना, ना कि किसी चीज को रटना। मेहनत ज्यादा ना करो, बस एक स्मार्ट वे में मेहनत करो, ठीक है। तो वही मोटिव रहता है हमारा कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको इंप्रूव कर दूं। आप खुद से सोचने लगेंगे जिस दिन, उस दिन आपको किसी यूट्यूब चैनल या किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से लॉजिक और आइडिया लगाना सीख जाएंगे। एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है और सीटेट और टेट या किसी अध्यापक के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपने आप में, ठीक है। तो आ जाइए स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, मतलब क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाना है तो कैसा होना चाहिए। तीव्र मतलब बहुत तेजी से पढ़ाना चाहिए, आप समझ गए होंगे, नेगेटिव वर्ड आ गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा संवाद मूलक, संवाद मूलक मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करके, मतलब क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ाना चाहिए या शिक्षण देना चाहिए डिस्कशन के हिसाब से। तो हाँ बिल्कुल, अभी तक तो हमारा ऑप्शन सही है बी, क्योंकि हमें पता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी टाइप के, उनमें जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो 4 ऑप्शन पढ़ना इसमें बहुत जरूरी होता है। अगला सरल, मतलब कह सकते हैं सरल होना चाहिए, लेकिन अगर हमेशा सरल ही रहा तो वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए यहां पर इसमें भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। एक तरफा मतलब या तो शिक्षक के हिसाब से होना चाहिए सारा या छात्र के हिसाब से होना चाहिए, इसका मतलब हो गया एक तरफा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 वर्ड ऐसे थे जो एक कुछ न कुछ नेगेटिविटी रखे हुए थे। और एक संवाद मूलक वर्ड ऐसा है, जब तक आप बच्चे को नहीं सुनेंगे या बच्चे को नहीं समझाएंगे, अपना सुनना और सुनाना दोनों चीजें आ जाती है किसमें, संवाद मूलक में। तो अब बच्चे को संतुष्ट करना है तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप उनको सुनिएगा और उनका समाधान भी कीजिएगा, तो ये कैसे हो गए, संवाद मूलक। तो कक्षा का शिक्षण होना चाहिए हमारा संवाद मूलक। तो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवाद मूलक। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्रिएटिविटी के लिए। आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, आप वहां से अपना ट्रांसफर करा लेंगे, मतलब स्थानांतरण का प्रयास करेंगे या कराने का। दूसरा, जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे बात की बात है, कुछ नहीं सोचेंगे उसके बारे में। तीसरा, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, मतलब वहां की कौन सी भाषा है उसको कोशिश करेंगे कि हम सीख जाएं। चौथा है अधिकाधिक मौन रहेंगे, मतलब कम से कम बोलेंगे, बच्चों को अपने आप से पढ़ने देंगे, कहेंगे पढ़ो, अपने आप से पढ़ो, ठीक है। तो देखिए क्या ऑप्शन है इसके और क्या क्या सेंस निकलते हैं, ये लगाना सीखिएगा। पहला हमने कहा कि स्थानांतरण का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, कोई भी समस्या आती है तो उससे पीछे नहीं हटना है आपको। ऐसे ऑप्शन जैसे ही आएंगे आप समझ लो ये नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। किसी भी समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप वापस भाग जाओ, मतलब उसे छोड़ के ही चले जाओ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि समस्या का आपको क्या करना है, एक समाधान खोजना है। तो ये समाधान नहीं हुआ, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा कि स्थानांतरण का प्रयास तो कैसे भी नहीं करेंगे हम। दूसरा, जो होगा देखा जाएगा, मतलब ऐसी नेगेटिविटी भी नहीं रखेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, बस आगे चलते रहो, कुछ होगा उसको देख लेंगे, नहीं, आपको उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, ना कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। अगला, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन की भाषा सीख सकें। अगर हम वो उस भाषा सीख जाएंगे तो हमें बहुत बेहतर रहेगा किसी भी छात्र या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना। तो कहीं भी ऐसी बात आए तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या करेंगे, ये उस समस्या का समाधान खोज लिया हमने कि हम सीख लेंगे तो समस्या समाधान हो गई, समस्या से भागना नहीं है। तो हमारा अभी तक क्या है, सी बेस्ट आंसर है। अधिकाधिक मौन रहेंगे, ये किसी समस्या का समाधान नहीं होता है कि आप चुपचाप बने रहो। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। बस इसी तरह से आपको हर ऑप्शन के लिए हटाना है उसको कि ये क्यों नहीं होगा, बाकी का आप समझ जाएंगे डायरेक्ट आंसर क्या होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है।
तो अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पूछा हुआ है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझिए इसका आंसर एकदम फिक्स होता है और वो हमें समझना है, किसी लॉजिक तरीके से याद करना है, ना कि इसमें हमें अपना कुछ माइंड का वो लगा के भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल एक मतलब मैं आपको बताऊं, प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा होता है जिस पर तार्किक तरीके से अगर आप सोचेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान निकल आएगा। यहां भी हम आपको बताएंगे कि कैसे निकलेगा। जैसे अल्बर्ट बंडूरा, जैसे ही नाम आएगा अल्बर्ट बंडूरा, तो अल्बर्ट बंडूरा मतलब जो अल्बर्ट था वो एक ऐसा बनविस एक, या सी अल्बर्ट बंडूरा, दूर रहा मतलब दूर रहने से मतलब होगा यहाँ पे, ऐसे अगर आप याद कर लेंगे अल्बर्ट दूर रहा, एक अल्बर्ट एक ऐसा है जो दूर रहा। क्यों? क्योंकि वो जिसके पास जाता था उससे लोग सामाजिक अधिगम सीख लेते थे, मतलब वो समाज में जैसे ही जाता था तो लोग अधिगम सीख लेते थे उससे। तो अल्बर्ट बंडूरा मतलब अल्बर्ट जो था, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, कई एक तरीके हैं। जो अधिगम था अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो बहुत ही विद्वान थे फिजिक्स में। तो अब उनके लिए हम क्या कहेंगे, वो जो भी सीखे थे अधिगम किया था उन्होंने समाज से ही सीखा था। उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो उन्होंने प्रैक्टिकली किया था, और प्रैक्टिकल जो करेंगे वो समाज में आ जाता है। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा का जब भी नाम आएगा किससे संबंधित है तो हम याद कर लेंगे उसको कि वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे, क्योंकि समाज की बात आई थी, क्योंकि समाज में उनको ख्याति मिली हुई थी। किसको? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से याद कर लेंगे हम अल्बर्ट बंडूरा। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इनमें, क्योंकि इनको तो रटना ही है हमें। अगला आ जाता है क्वेश्चन, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आपको समझने हैं। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें पहला, प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, दूसरा, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, तीसरा, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, चौथा, अध्यापक छात्र दोनों प्रश्न पूछें। यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको बेस्ट चूज करना है। जैसे प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना हो तो वो एक अच्छी प्रणाली नहीं होती। प्रश्न जब तक नहीं पूछे जाएंगे तब तक आप समझ लो अधिगम अच्छे से नहीं हो रहा, बच्चे अच्छे से शिक्षण नहीं कर पा रहे हैं अगर वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो पहला तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर की आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरा, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, बिल्कुल ये भी जरूरी है कि अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, तो पता चलेगा कि छात्र में अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है, शिक्षण प्रभावी है या नहीं है, तभी तो उत्तम प्रणाली कहेंगे। तो ये तो हमारा सही है, पहला गलत हो गया, लेकिन अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपना आंसर नहीं लगाएंगे। अगला, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, बिल्कुल छात्र जो शिक्षक से अगर शंका अपना समाधान कर लेगा तो उसे समझ में आ जाएगी चीजें। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है अभी तक, तो बी और सी दोनों ही सही है अभी तक। अब डी में दिया है अध्यापक छात्र दोनों प्रश्न पूछें। अब देखो मैंने बताया था जब एक से ज्यादा आंसर ऑप्शन सही होते हैं तो उसका आंसर एक होता है, और एक वो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें बाकी के दो का वर्णन मिल जाएगा। जैसे यहां हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। अब यहां पर अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछे तो इसमें शामिल हो गया, और छात्र अध्यापक से पूछे और अध्यापक छात्र तो दोनों ही हो गए ना। यहां पर दूसरे में सी में था क्या, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, मतलब छात्र भी किससे, शिक्षक से पूछे, और ऊपर वाले में क्या, शिक्षक छात्र से पूछे, और डी में क्या है, दोनों, है ना। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, डी, क्योंकि बी और सी का वर्णन हमारे डी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन के आंसर खोजने हैं। जब कभी भी आपको लगे एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो आप उस ऑप्शन को देखो जिसमें वो दोनों हो, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से, मतलब जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसको हम व्यवहारिक रूप से जोड़कर पढ़ाएं, यही होता है ना। तो उससे होता क्या है, ये बात आपको ऑप्शन से समझ में आएगी, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया हुआ है छात्र प्रसन्न रहते हैं, मतलब आप अगर दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो बच्चे खुश रहेंगे। दूसरा, अध्यापक को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे ही ऐसे ऑप्शन आए आप समझ लीजिए अध्यापक ज्यादा परिश्रम नहीं करना है या परिश्रम ज्यादा करना है, इन चीजों से रिलेटेड मतलब इनका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि छात्र जो अध्यापक चुना गया है परिश्रम के लिए चुना गया है, और यहाँ पर कह रहा है कि परिश्रम नहीं करना पड़ता, तो जबकि व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए तो, और परिश्रम नहीं करना पड़ता है, मतलब ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला, शिक्षण रुचिकर सरल तथा उपयोगी बनता है, बिल्कुल जब दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा, तो वो रुचिकर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जानते हैं इस चीज से हम जोड़ रहे हैं उसको, सरल हो जाएगा और उपयोगी बनेगा, क्योंकि बच्चे इस चीज को फिर अगर समझ लेंगे तो उपयोग भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमारा 3 ऑप्शनों में सी बेस्ट है। अगला, कक्षा में शांति बनी रहती है, नहीं,
इसका मतलब अगर हमने दैनिक जीवन से जोड़ दिया तो शांति का क्या मतलब आया यहाँ पे, तो यहाँ पर ये बेस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। शिक्षण रुचिकर हो जाता है, सरल हो जाता है और उपयोगी हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन से कि संगणन सिद्धांत निम्न में से किस से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप इसका लॉजिक से लगा सकते हैं आंसर। यही तो कहता हूं सबसे बेस्ट तरीका है, तर्क करो, लॉजिक लगाओ, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमने अधिगम की बात करी कि संगणन सिद्धांत निम्न में से संबंधित है, जो अधिगम है वो अर्जित करते हैं हम, अभिप्रेरणा है वो भी हमें किसी के द्वारा मिलती है, सृजनात्मकता है वो भी क्रिएटिविटी, एक मोशन वाले हो गए तीनों। देखो अधिगम किया हमने, क्या किया, मोशन है, अधिगम चल रहा है, सीखते हैं। अभिक्रिया, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा किसी से मिलती है, मोशन वाली है, और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये भी मोशन है, तीनों मोशन है। लेकिन जो स्मृति है, भंडारण, जिसको भंडारण बोलते हैं हिंदी में, स्मृति, मेमोरी, ये हमेशा फिक्स होती है। देखो ऑड वन आउट बता रहा हूं अभी फिलहाल, बाकी कई तरीके लगते हैं। ऑड वन आउट के हिसाब से क्या कहेंगे हम, स्मृति हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि तीनों जो है वो कैसे हैं, एक मोशन वाले हैं, और जो सी है वो एकदम मेमोरी है, रुकी हुई होती है, जो एकदम कहते हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे, जो मेमोरी होती है वो हम स्टोर करते हैं, और स्टोर करते हैं तो उसको मतलब बढ़िया बढ़िया मेमोरी स्टोर करेंगे, कोई भी चाहेगा स्टोर करने तो अच्छी चीजें ही तो स्टोर करेगा। और अच्छी चीजों को जब हम स्टोर करते हैं तो उनको छान के करते हैं, कहते हैं ना इसको छान लो, इसको प्योरीफाई कर लो, तो प्योरीफाई कर लेना, छान लेना, यही क्या कहलाता है हमारा संगणन। तो अब हम मेमोरी जैसे ही माइंड में आएगा तो हम समझ जाएंगे मेमोरी हमारी कैसी होती है, एकदम छनी हुई, छनी मतलब प्योर मतलब संगणित की हुई। तो संगणन का सिद्धांत जो होगा वो किससे संबंधित हो जाएगा, सी, स्मृति से। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो स्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। आप ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जब आए लेंदी भी होते हैं, और इनमें कुछ ऑप्शन मतलब पार्ट्स दिए होते हैं ऑप्शन में भी कि ये तत्व या ये तत्व। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सबसे पहले ऐसा करें, पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद उसमें से ये देखें कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। बाकी ऑप्शन से जैसे आप अलग अलग कर लेंगे इनको, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इनमें वर्डों में समझने में बहुत टाइम लगेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप थोड़ा इसको पेशेंस के साथ पढ़िएगा, एक बार अच्छा क्वेश्चन है, फिर बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे उसने पूछा था किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। पहला ऑप्शन दिया तार्किकता, अमूर्त, चिंतन या निर्णय शक्ति, 3 चीजें दी हुई है। अगले में दिया है आदर्शवादी, श्रेष्ठ, समायोजन, स्वसम्मान, और थर्ड ऑप्शन दिया है निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति, और फोर्थ ऑप्शन दिया है दर्शन, सुसमायोजन और समाज सेवा की भावना। तो उसने किशोर किशोरियों के बारे में पूछा हुआ है, मतलब किशोर और किशोरी दोनों के लिए जो कॉमन है उनके बारे की बात कर रहा है, कौन दोनों के लिए सही है। तो हमने पहले ऑप्शन में देखा तार्किकता, बिल्कुल सही बात है, तार्किकता दोनों में बराबर, ऐसा नहीं होता कि गर्ल्स में कम हो या बॉयज में कम हो, ऐसा मतलब लगभग बराबर होती है। किसी बच्चे की ज्यादा है तो किसी बच्चे की कम है, तो किसी बच्चे की ज्यादा किसी की कम है, ये डिपेंड नहीं करता है इसके सिर्फ किशोर किशोरी होने पर। दूसरा अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन मतलब जिन चीजों को नहीं जानते, इमेजिन करके हम जो सोचते हैं उनको करते हैं अमूर्त चिंतन, मतलब जिनको हमने जैसे आम हमारे माइंड में आ गया लेकिन अभी अमूर्त है, जानते देखा है लेकिन वो किस तरह का चिंतन हो गया, अमूर्त चिंतन हो गया। निर्णय शक्ति भी क्या होती है, समान। तो हमें यहाँ पर अभी ऐसा कोई वर्ड नहीं मिला जो कि इन दोनों में अंतर कर सके, तो ये समूह हमारा अभी तक चयनित है। अब देखते हैं क्या इससे भी कोई बेस्ट होगा। आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, स्वसम्मान। देखो जो आदर्शवादी और श्रेष्ठ समायोजन और स्वसम्मान में देखा जाए तो आदर्शवादी दोनों कहने को कहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ समायोजन नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें ये जो वर्ड है ना श्रेष्ठ समायोजन, ये डिफरेंट है, सारे के सारे डिफरेंट नहीं है। स्वसम्मान बिल्कुल होता है दोनों में, लेकिन यहाँ ये जो श्रेष्ठ समायोजन आया ना, यहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड की बात कर दी, श्रेष्ठता की, और श्रेष्ठ समायोजन जो है वो कि यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा अभी तक नहीं होगा, बी से अच्छा हमारा कौन सा है, ए। सी में आएगा विद्रोह की भावना, ऐसा नहीं होता, नेगेटिव वर्ड आ गया ना, विद्रोह की भावना, इनों में कोई विद्रोह की भावना ऐसी अंतर नहीं होता, विद्रोह की भावना जैसा होगा जिसमें होगा उसमें नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहां भी हमारा सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। अगला आ जाता दर्शन, सुसमायोजन और समाज सेवा की भावना। तो ये जो सुसमायोजन जैसे वर्ड्स आए हैं जिसमें श्रेष्ठ समायोजन था, ये दोनों ही वर्ड को बिल्कुल अलग दिखा रहे हैं इसका जो अर्थ, इसलिए ये दोनों तो नहीं होंगे। तीसरा विद्रोह की वजह से नहीं होगा, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा,
तार्किक, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, ये होगा इसका बेस्ट आंसर। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा है आपके लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाएगा आपकी, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है? मतलब आपको बताना है कि बच्चों पर जो बोझ बढ़ रहा है किताबों पुस्तकों का, इससे बच्चे क्यों प्रभावित हो रहे हैं, मतलब क्या हानिकारक है बच्चों के लिए। तो पहला दिया है ऑप्शन, छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, मतलब इसलिए हानिकारक है बोझ गणना क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे प्रत्येक पुस्तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हानिकारक की क्या बात है इसमें, एक भी नहीं। दूसरा, अधिभार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। हाँ बिल्कुल सही है, कहीं तक अभी तक। क्यों? क्योंकि बताते हैं ना कि किसी के सिर पे मार दो या कहीं कुछ कर दो, क्या हुआ, इस चोट पहुंची, भार लगा उस पे, तो उसका क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, मानसिकता कमजोर हो जाती है, तो मानसिक विकास रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहां तक अभी तक ऑप्शन सही है कि अधिक भार से जो मानसिकता है वो प्रभावित होती है। देखा होगा बच्चों को सिर पे वजन नहीं रखने देते, क्योंकि इस पे प्रभाव पड़ता है उसके नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। अच्छा, बोझ होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसको रुचि नहीं आएगी पढ़ने में बोझ की वजह से, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कंधे की हड्डी पर को प्रभाव पड़ता है, नहीं, हड्डियां इतनी कमजोर नहीं होती जितना हमारे कौन सा मस्तिष्क की जो नसें वगैरह होती है, नर्व्स, वो कमजोर होती है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ हमारा बी आंसर सही होगा 8वें क्वेश्चन का। अगली बात कर लेते हैं, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है। अब देखो ये जो फिक्स है ना, इनके लिए आपको भाटिया बैटरी की जगह क्या याद कर लो, एक कर लो घटिया बैटरी थी, मतलब भाटिया की जगह क्या कर लो, घटिया, क्योंकि ये फिक्स है और इनका मापन हेतु किया जाता है, तो ये प्रैक्टिकल ही है। तो ये प्रैक्टिकल है अगर, तो हमें ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा उस तरीके से। तो भाटिया बैटरी मतलब घटिया बैटरी, भाटिया मतलब घटिया कहेंगे, और घटिया बैटरी होगी तो आपको कैसे बोली, आपने कुछ पता लगाया, उसके बारे में जानकारी ली, और जो जानकारी ली तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बुद्धि की। ध्यान रखना, घटिया बैटरी हमने तब बता पाई जब हमने क्या किया, हम घटिया बैटरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, तभी तो हमने बता पाया। तो जो घटिया बैटरी होगी, घटिया बैटरी यानी भाटिया बैटरी का संबंध किससे हो जाएगा, फिर बुद्धि से हो जाएगा। ध्यान रखना, बस ऐसे ही याद कर सकते हैं इन लॉजिकों से इनको, तो बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, आपको इफेक्टिव महसूस होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कहीं दूसरी जगह से क्वेश्चन लगाएंगे। अगला आ जाता है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड आएगा यहाँ पे, देखो, विशिष्ट क्षमता। और आज एक बात समझ लीजिएगा, इनमें ज्यादातर वर्डों के आगे क्या लगा है, अभी। अभी का मतलब क्या होता है, किसी वर्ड के आगे लगा दो, जैसे अभिरुचि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, अभिमुख, है ना। तो इनमें क्या होता है कि जो कोई अभी जैसे किसी वर्ड के आगे लगता है, तो वो जो अभी है वो उसको बदल देता है किसमें, उसको प्रभावशाली बनाने में। जैसे हमने किसी भी चीज वर्ड के आगे अभी लगाया तो उस वर्ड पर प्रभाव ज्यादा पड़ गया, मतलब हम जोर देकर कहना चाह रहे हैं उस वर्ड को। जैसे हमने कहा मुख मतलब सामने, लेकिन अभिमुख माने होता है बिल्कुल मुंह के ठीक सामने, बोलते हैं ना अभिमुख मतलब मुख के ठीक सामने, तो कहेंगे अभिमुख। तो हमने कह दिया, जोर दिया कि बिल्कुल ठीक सामने है, वैसे कह देते हैं अभिमुख में ये क्या होगा, ठीक सामने, और मुख मतलब सामने। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हमारा अभिरुचि होगा, मतलब रुचि तो है लेकिन अभिरुचि मतलब बहुत ज्यादा रुचि, मतलब ठीक रुचि की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। अब विशिष्ट क्षमता होगी ना, क्षमता क्या होती है, किसी की योग्यता कुछ करने की, तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है, क्या क्षमता है तुम्हारी, वो होती है विशिष्ट। अब विशिष्ट लगा दिया इसको, तो इसका मतलब कोई खास बना दी, और खास योग्यता अगर विशिष्ट लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर अभियोग्यता। तो यहां पर बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभियोग्यता, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि जब भी किसी के आगे अभी लगेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो प्रभावशाली हो जाएगा। तो 10वें का सी हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं 11वां, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु ऑप्शन दिया है, शिक्षक के स्वयं श्रम करना चाहिए। मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर छात्रों में क्या करना है, श्रम महत्व का विकास इंप्रूव करना है, या बताना है, समझाना है। तो अब पहला ऑप्शन है, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए खुद श्रम करके कि आप भी श्रम करो, मैं श्रम कर रहा हूं, तो आप श्रम का विकास हो जाएगा आपके। दूसरा, भाषण देना चाहिए, मतलब श्रम के भाषण देना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, तुम ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, ऐसा बोलना चाहिए। तीसरा, छात्रों को अवसर देना चाहिए, मतलब छात्रों को कोई श्रम कर रहा है उसका अवसर दो कि बेटा तुम करो, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो ये सब, तो ऐसे अवसर देने चाहिए। अगला, श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, मतलब जिन्होंने श्रम किया है, बड़े बड़े लोगों ने, और वो सक्सेस हो जाए तो उनके उदाहरण बताने हैं कि ऐसे ऐसे करके इन्होंने इतना परिश्रम किया, इसलिए आज ये हो गए, वो गए वगैरह, ये बताना है। तो ऑप्शन हमने 4 पढ़ लिए। अब देखिए,
एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है सबसे बड़ी चीजें है अवसर देना, उसको खुद करवाना। एक दिखाना और दूसरा करवाना। मतलब हमने एक दिखाया मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाया, दूसरा उसके प्रैक्टिकल करने को कहा। तो इन दोनों में बेस्ट है जब उसको करने को कहेंगे, मतलब उसको करने के अवसर देंगे। किससे? और ये क्रम होता है एक, जैसे हमने कहा बच्चे को व्याख्यान द्वारा समझाना है, बिल्कुल समझ जाएगा थोड़ा बहुत, उससे बेस्ट होगा उसको क्रियाएं जो दिखाई जाए करके तो वो समझेगा, तो वो उससे अच्छा हो गया किससे? व्याख्यान से। और क्रियाएं दिखाने के अलावा उससे क्रियाएं कराई हैं तो वो उससे भी ज्यादा बेस्ट हो गया, समझ लेना। तो यहां पर भाषण देना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना कि शिक्षक श्रम करके दिखाएगा उसको, उससे। और उससे भी ज्यादा फर्क पड़ेगा जब वो छात्र स्वयं अवसर मिलेगा करने का उसको। तो यहां छात्रों को क्या करना चाहिए? अवसर देना चाहिए श्रम करने के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा श्रम उनको विकसित हो जाएगा, श्रम का महत्व समझ में आ जाएगा। 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइड का सिद्धांत। तो हमें यहां पर एक बात समझनी है कि जो संज्ञान की बात हो रही है और बुद्धि से बात हो रही है, तो यहां पर संज्ञान और बुद्धि का मतलब है, यहां समूह में संज्ञान बुद्धि की बात नहीं है। प्रतिदर्श मतलब दर्शन से मतलब हो गया, यहां भी समझ में नहीं आया कि ये संज्ञान है, ज्ञान बुद्धि की है। गिलफोर्ड का सिद्धांत, और गिलफोर्ड का सिद्धांत जो हमने दिया था, गिलफोर्ड ने जो 3D सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत, तो 3 दिन बाद उन्होंने क्या किया था? एक दूसरे का गला फोड़ दिया था, तो गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत था। तो ये भी हमारा संज्ञान का सिद्धांत नहीं हुआ। अगला आया फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइड का सिद्धांत। जब हमने 3 हटा लिए अपने ऑप्शन के, इनमें से नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा 4th ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? तो फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइड का सिद्धांत। और अगर इसको आप याद करेंगे तो आप कह सकते हैं फ्लूइड मतलब फ्लूआइडिया या क्रिस्टलाइडिया, मतलब आइडिया मतलब दिमाग की बात हो गई और बुद्धि की बात हो गई, और बुद्धि मतलब ज्ञान की बात हो जाएगी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं फ्लूइड और क्रिस्टलाइड सिद्धांत। अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूं, यह उदाहरण है। मतलब एक छात्र जो था वो बीएड की परीक्षा दे रहा था और बार बार असफल हो रहा था, तो वो कहने लगा कि मुझे पढ़ना ही नहीं है इसलिए मैं फेल ही हो जाता हूं, या फिर मुझे नहीं करनी है बीएड वगैरह। तो इसमें मतलब यह उदाहरण किसका है? तो पहला उदात्तीकरण का। उदात्तीकरण मतलब उदासीनी से मतलब है, और उदात्तीकरण मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मल स्टेज होती है ना, तो अच्छा ना बुरा मतलब बीच का, तो ये तो होगा ही नहीं। प्रक्षेपण मतलब होता है मतलब एक का दूसरे पग के साथ कर देना, मतलब एक रिलेशन में मैंने कहा ना मैं साइकिल चला रहा हूं तो मुझे इसीलिए दूसरी वस्तुओं में आनंद नहीं आ रहा, ऐसा बोलने में। और दूसरी चीजों का जब प्रक्षेपण करते हैं मतलब एक से साथ दूसरे का संबंध लेके आते हैं, तब यहां पर एक युक्ति है, जैसे युक्तिकरण का है, मतलब एक युक्ति उसको सूझ गई। क्या सूझी? कि उसने कह दिया कि अब हम ये कह देंगे कि हमें अध्यापक बनना ही नहीं है। तो ये जो युक्तिकरण होता है ना, वो एक का दूसरे से संबंध तो होता है, लेकिन वो निगेटिव में दिखाता है। जैसे हमने कहा हम असफल हुए तो हमने क्या किया? मना कर दिया। तो ये निगेटिविटी के लिए क्या करते हैं? युक्तिकरण का प्रयोग करते हैं, सी का। अगला है तादात्मीकरण। तादात्म्य मतलब एक क्षमता से मतलब होता है, तो यहाँ क्षमता की ऐसी कोई बात नहीं थी तादात्मीकरण, क्योंकि उसने एक को रिलेट किया था दूसरे के साथ। तो यहाँ पर युक्तिकरण वाला हमारा क्या आ जाएगा? बेस्ट आंसर। तो ऑप्शन सी का आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 13 का। 14 बात कर लेते हैं। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी क्रिएटिविटी के लिए, बताएंगे आप इसका आंसर। ऑप्शन ए छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे। ऑप्शन बी कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे। ऑप्शन सी घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। ऑप्शन डी अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि अब आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव हो चुकी होगी काफी, क्योंकि आप 2-3 वीडियो देख चुके हैं और अब ये हमारा चौथा वीडियो है। तो अब देखिए इसमें छात्र को क्या कराना चाहिए जिससे कि उसका पाठ्यक्रम समय से पूरा हो जाए। तो छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे। ये उत्तरदायित्व तो नहीं होता एक टीचर का कि छात्र अपने आप कर ले, तो फिर वो पढ़ने क्यों आएगा टीचर से? ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो गया पहला। कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन करा दिए और आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि ठीक है जाओ तुम्हारा पाठ्यक्रम पूरा हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो इसका आंसर बी तो हो ही नहीं सकता। सी का है घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे, ऐसा नहीं होता। बच्चों को अगर आप घर बुलाएंगे तो विद्यालय क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा घर तुम्हारे जा सकता है तो विद्यालय भी जा सकता है। आपको विद्यालय का वर्क विद्यालय में कराना, ना कि घर बुला के। इसीलिए देखा होगा, नहीं तो हम ट्यूशन भी रोक रखी है गवर्नमेंट टीचर के लिए, यही रीजन होता है। आप घर बुलाकर क्या पता है आपने पैसे लेना भी शुरू कर दें बहाने,
तो ये मिसयूज हो जाएगा, इसलिए घर बुलाकर तो हो ही नहीं सकता। अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे, देख लो बिल्कुल सही बात है कि अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे और उसको पाठ्यक्रम को पूरा कराएंगे। तो हमारा इसका आंसर डी बेस्ट हो जाएगा, 14th का डी। 15 में बात कर लेते हैं, क्षेत्रीय सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। देख लो मैंने अपनी जो स्टोरी बनाई थी उसमें बताया था, कॉलर ने क्षेत्रीय समूह को इकट्ठा करके और गेस्टाल्टवादियों को बता दिया था कि हम अब उसकी मैकडूगल की शिकायत करने जा रहे हैं। किसको बता दिया था, गेस्टाल्टवादियों को। तो जो क्षेत्रीय सिद्धांत आ जाएगा वो किसका जाएगा, गेस्टाल्टवादियों का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यहां से जरूरत नहीं पड़ेगी आगे आपको करने की, क्योंकि आपने स्टोरी से याद कर रखा होगा क्षेत्रीय सिद्धांत। अगली बात कर लेते हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। बिल्कुल आपके लिए क्रिएटिविटी वाला सवाल है। दूसरों की आलोचना करना, मतलब अच्छा मानसिकता ये होगी कि आप दूसरों की निंदा करें, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, जिद्दी प्रवृत्ति, आपकी मानसिकता अच्छी नहीं कही जाएगी, अब आप जिद्दी प्रवृत्ति का हठी हैं। तो ये क्या होता है, बच्चे हठी होते हैं, तो मानसिकता बच्चों की इसलिए अच्छी नहीं होती अभी, लेकिन अगर बड़ों में आ गई तो बहुत बुरी हो जाएगी। ठीक है, अगला दिवा स्वप्न, मतलब दिन में स्वप्न देखना, ये अच्छी मानसिकता नहीं होती। अगला सांवेगिक नियंत्रण, हाँ बिल्कुल, अपने संवेग जो होते हैं ना, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जैसे आपको बहुत प्यार आ रहा है किसी पे, ये भी एक अच्छा मतलब संवेग नहीं है। नॉर्मल रहना चाहिए, आता है अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए, एक्स्ट्रा अबनॉर्मल होता है, असाधारण होता है, लोगों के लिए हानिकारक होता है। दूसरा, गुस्सा भी एक क्या है, संवेग है, और ये भी किसी को नहीं आना चाहिए। अगर इन पर नियंत्रण सब पे आ गया तो वो अच्छी मानसिकता है। तो इसका सामवेगिक नियंत्रण जो होगा वो आंसर हो जाएगा डी। 17 की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। मतलब हम छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ें, तो उसके लिए क्या है, बच्चों को की प्रशंसा कर देंगे, हो सकता है प्रशंसा करने के बच्चे खुश हो जाते हैं और पढ़ते हैं, बिल्कुल। दूसरा, दंड से हाँ पढ़ने लगते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी मतलब वो जबरदस्ती पढ़ते हैं तो पढ़ते नहीं है, वो दंड एक नेगेटिव वर्ड हो गया और दंड का तो प्रावधान है ही नहीं, तो बी तो हो ही नहीं सकता। फिर डांटना भी इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं डांट दो थोड़ा सा तो पढ़ने लगते हैं, लेकिन डांटने से डर की वजह से पढ़ते हैं, तो वो डर से कुछ काम अच्छे से नहीं होता, क्योंकि वो उनकी क्रिएटिविटी नहीं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो खुद स्वतंत्र होकर जब पढ़ते हैं तब खोज विधि से कहते हैं तो वो अच्छे से तैयार होता है। अगला, ज्यादा अंक देना, ये तो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। ये ज्यादा अगर अंक आपने दे दिए, एक बार उसने नहीं पढ़ा तो उसकी हैबिट बन जाएगी कि अब बिना पढ़े ही ज्यादा अंक आते हैं, तो अब क्यों पढ़े। तो यही मेन रीजन थे, 3 जो गलत थे। अब बात कर लेते हैं प्रशंसा की। बिल्कुल सही बात है, प्रशंसा ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप प्रशंसा करेंगे तो वो बच्चा खुश हो जाएगा और कहेगा सर ने हमारे साथ हमसे ऐसे बोला है, हम होशियार हो गए, तो वो उसका मन भी पढ़ने में लगेगा। तो ये प्रशंसा जो फैक्टर है वो सबसे बेस्ट फैक्टर है किसी भी छात्र को मोटिवेट करने के लिए या प्रेरित करने के लिए। अगला बात कर लेते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। अब देखो अंतर्दृष्टि की जैसे ही बात आ जाएगी तो कॉलर ने अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था, मतलब से पता लगाया था, और किसको, गेस्टाल्टवादियों को बता करके। तो यहां पर हमने जैसे ही अपनी स्टोरी माइंड में लाए, अंतर्दृष्टि आई तो हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत समझ गए कौन सा था, और कॉलर ने बताया था, और कॉलर ने किसको बताया था, गेस्टाल्टवादियों को। तो इसका 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिक्कत कर रहे हो तो आप हमारी जो वीडियो पढ़ी हुई है ना पुरानी, अधिगम के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, ये अगर आप एक बार तैयार कर लेंगे तो आपको हर वीडियो में 5-3 ऐसे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके रिवाइज होते रहेंगे उन वीडियो से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आगे सिद्धांत वगैरह याद करने में। और हम अगली वीडियो लेके आएंगे इसका पार्ट, उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि सीटेट इस बार 100% जितने भी लोग जुड़ेंगे उनका क्लियर होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चिंतन प्रारंभ करता है, ध्यान रखना यहाँ पे एक वर्ड आया चिंतन प्रारंभ, प्रारंभ वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि प्रारंभ की बात कर रहा है, ना कि चिंतन तो हमेशा करता है, लेकिन प्रारंभ कब से करता है इसकी बात कर रहा था, और वो भी पूछ रहा है कैसा, तार्किक रूप से। तो ध्यान रखना, तार्किक रूप से आप चिंतन तब कर पाएंगे किसी के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होगी, जिसकी जानकारी अच्छी होगी तभी तो आप उस पर तर्क कर पाएंगे। और बच्चों की बात करें तो बच्चों ने जो चीजें देखी होंगी, जिनको देखा होगा, उन्हीं के बारे में तर्क अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है तो उनको समझा है। अगर देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो वो उनको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और तर्क नहीं कर पाएंगे।
तो मेन चीज पहला ऑप्शन था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का मतलब है जब वो इमेजिन करना लगते हैं, मतलब वो सोचने लगते हैं बिना देखे, मतलब जैसे उसने सेब के बारे में तर्क करना है, उससे सेब के बारे में पूरी अमूर्त जानकारी है और वो उस पर तर्क करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल सही बात है, वो तर्क करता है, इसमें भी ये गलत ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां पर वर्ड आया था चिंतन प्रारंभ कब से करता है, यहां पर ये मतलब नहीं है अमूर्त अभी भी कर रहा है, एक बार स्टार्ट करना शुरू कर दिया तार्किक चिंतन तो वो आगे चल करता रहता है, अगली एज में भी करेगा और 20 साल बाद भी करेगा, 10 साल बाद भी करेगा। लेकिन मेन वर्ड था यहां पे चिंतन प्रारंभ कब करता है। अब दूसरा ऑप्शन था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें उसका मूर्त चिंतन नहीं होता है, ठीक है, वो चीजों में वो मूर्त रूप से नहीं सोचता है, बस फीलिंग आती है उसके अंदर और जो चीजें सामने होती है उनको ही देख लेता है, उसके बाद भूल जाता है तुरंत क्या था। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसको समझ में तर्क नहीं आता है। लेकिन जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, हाँ बिल्कुल, जब उसके सामने चीजें होती हैं तो उनके बारे में बताता रहता है और तर्क करना रहता है। तो जो प्रारंभ होता है चिंतन वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ही होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था प्रारंभ। तो प्रारंभ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होता है, उसके बाद चलता रहता है तर्क, फिर खत्म नहीं होता। लेकिन जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी इसमें प्रारंभ नहीं हुआ था। और संवेदी प्रेरक होती है जिसमें 0 से 2 साल के बच्चे आते हैं और 0 से 2 साल के बच्चे समझते हैं आप तर्क क्या करेंगे, बोल ही नहीं पाते हैं, तो डी में तो होगा ही नहीं। तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन 18। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है वह है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो एक रख दिया है बीच में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क मतलब सब कुछ सोचने की जो क्षमता होती है मस्तिष्क कहते हैं, पूरा कंट्रोल जो हमारा ह्यूमन बीइंग का होता है वो मस्तिष्क होता है। ऐसे ही कंप्यूटर का जो पूरा कंप्यूटर होता है जो कंट्रोल वो होता है सीपीयू। सीपीयू में सारा का सारा कुछ सिस्टम दे रखा होता है कंट्रोलिंग का, तो इसलिए सीपीयू इसका आंसर हो जाएगा राइट। 20 का बात कर लेते हैं। शिक्षा शब्द समानार्थी है, जैसे ही समानार्थी की बात आएगी आप समझ लेना इसका अर्थ विस्तृत हो गया, मतलब जो थोड़ा सा भी उसका अर्थ निकलेगा ना तो वो समानार्थी कहलाएगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता। शिक्षा का मतलब एग्जैक्ट शिक्षा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमने छोटे छोटे वर्ड बना लिए और वो भी एग्जैक्ट हो जाएं। लेकिन समानार्थी में बहुत सारे बन जाएंगे, क्योंकि शिक्षा क्या है, किसी को पढ़ाना, समझाना या किसी को शिक्षित करना, मतलब निर्देशन देना, तो ये क्या है, सब शिक्षा पे शब्द हो गए। तो पहला ऑप्शन दिया है निर्देश का, बिल्कुल निर्देश देते हैं वो भी क्या है, एक शिक्षा है, तो यहाँ पे एक पहला वर्ड आ जाएगा। विद्यालयीकरण का, विद्यालयीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि शिक्षा है वहां, तो ये भी शिक्षा से है। प्रशिक्षण का, बिल्कुल प्रशिक्षण भी क्या है, एक शिक्षा है। निर्देश, प्रशिक्षण, शिक्षा भी है, ये सारे तो हमारा हम समझ गए कि जब समानार्थी आएगा तो उसका विस्तृत अर्थ होगा और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऐसे ही क्वेश्चनों में गलतियां हो जाती हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार गंभीरता से सोचना, फिर आपकी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मन का मानचित्र संबंधित है, ठीक है। अब मन का मानचित्र का मतलब ये होगा, मन का कोई मानचित्र नहीं होता, ध्यान रखना, लेकिन एक जस्ट इमेजिन उसको एक मन का मानचित्र बोला गया है कि उसका क्या काम है, क्या फ्रेमवर्क है, इसलिए मन का मानचित्र बोला गया है। अब पहला है साहसिक कार्यों की क्रिया खोजना से, मतलब जो साहसिक कार्य हैं उनकी क्रिया खोजो कैसे होते हैं, ये मन का काम है, नहीं बिल्कुल नहीं। जो साहसिक की वर्ड आता है तो साहस का मतलब होता है दिल से, ध्यान रखना, माइंड से नहीं होता। तो जो 21वां है इसका पहला ऑप्शन जो था उसका मतलब साहसी मतलब दिल से हो गया, इसका मतलब दिल साहसी होता है, दिमाग नहीं। यहाँ मन की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मन का चित्र बनाने से, बिल्कुल नहीं, चित्र बनाने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे एक इंगित कर रहा है। मानचित्र का मतलब है मन का वर्क, फ्रेमवर्क, ठीक है, क्या है। दूसरा ऑप्शन हमारा मन का चित्र बनाने से होगा नहीं। फिर तीसरा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बिल्कुल यहां पर देखो मन का क्या फ्रेमवर्क है, क्या कार्य है, तो उसने कहा मन की जो क्रियाशीलता है उस पर खोज करना, अनुसंधान मतलब खोज करना, ये है मन का मानचित्र। बिल्कुल सही बात है, मन का मतलब किससे है, उसके क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक है। तो इसका सी अभी तक बेस्ट है। बोल समझ बढ़ाने की तकलीफ से, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 22वें की। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला गति, बिल्कुल मानव से ज्यादा तेज गति से काम करता है तो कौन करता है, कंप्यूटर। दूसरा संभरण, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्षमता होती है कुछ चीज को ग्रहण करने की, संरक्षित रखने की। जैसे इसकी बात कर लेना मेमोरी की, कई एक जीबी में होती है इसकी मेमोरी, इसलिए आदमी जितना याद नहीं कर सकता उससे कई गुना ज्यादा
कौन कर सकता है? कंप्यूटर। तो इसका मतलब उसका समरण भी ज्यादा है। परिशुद्धता, बिल्कुल कैलकुलेशन, आपने अगर 2 गुणा 2 लिखा तो हमेशा ये 4 ही देगा, कभी भी मानव गलती कर सकता है, कभी ह्यूमन एरर हो सकती है, लेकिन जो कंप्यूटर वो कभी नहीं करता। इसका मतलब ये सभी इसके क्या है? विशिष्ट फैक्टर हैं, विशिष्ट विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। अगली बात कर लेते हैं 23वें क्वेश्चन की। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत अच्छा वर्ड है, तो ध्यान रखना शिक्षा का मतलब आ गया मंत्री जी, जो शिक्षा की बात करें। और शिक्षा से स्टार्ट होती है हमारी किन से? कलम से। शिक्षा कहां से स्टार्ट होती है? कलम से। और यहां स्टार्ट की बात कर रहे हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्ट का मतलब होगा कलम से। कलम से स्टार्ट मतलब कलाम। ठीक है, तो कौन कलाम? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो पहले हमारे कौन थे? स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, कथन है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही समझ वर्ड आ गया, और समझ किससे संबंधित है? हमारा ज्ञान से। समझ क्या है? ज्ञान ही तो है, और समझ का संबंध ज्ञान से, और ज्ञान क्या है? संज्ञान, ज्ञान या संज्ञान। और संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन थे? पियाजे। तो ऐसे याद कर लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे, 4th ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का नहीं है। देखो, कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है, पहला ऑप्शन है, मतलब कंप्यूटर के साथ जब अधिगम कराया जाता है तो उसकी क्या विशेषता है, कि मतलब फायदे क्या है इससे। तो पहला है शिक्षक का शिक्षण कार्य शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, तीसरा ऑप्शन। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, चौथा ऑप्शन। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। वैसे हमारे माइंड में जब ऑप्शन पढ़ लेते तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बारीकी से समझो तो देखो, शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है इसलिए कंप्यूटर प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा वर्ड जैसे ही आए वो नेगेटिविटी दिखाता है। शिक्षक का कार्य है पढ़ाना, यहाँ आसान होगा या कठिन होगा इससे कोई मतलब नहीं होता, शिक्षक को तो करना है वो, तो ये गलत हो गया। पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमने कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया है। अगला, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, क्यों? बाकी बालक नहीं सीखते क्या इससे? बाकी भी सीखते हैं, तो दोनों के लिए होता है, तो यहाँ पर एक बाउंडेशन बांध दी, इसलिए ये गलत है। विद्यार्थी अपनी गति से सीखते, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका अर्थ निकालेंगे अगर आप तो समझ में आएगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि कोई बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा है, और अगर टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर उसको साथ में ही लेके चलेगा। लेकिन अगर बात कर लें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर पे अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं, तो जिसको जैसी गति की जरूरत होगी वो उस गति से सीख लेगा। ठीक है, तो यही फायदा है इसमें, सबसे बेस्ट। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, इसमें बाकी विद्यार्थियों के साथ चलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका आंसर बेस्ट हो जाएगा डी। अगला बात कर लेते 26वें क्वेश्चन की। कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों को गलत हो जाता है, लेकिन अब समझना है, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव हो जाए। आप बता सकते हैं, छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु मतलब होनी चाहिए छोटी कक्षा, भीड़ कम करने हेतु होनी चाहिए, अधिक फीस प्राप्त करने हेतु, इनमें से सभी। तो सबसे पहला ऑप्शन था हमारा, छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण के हेतु। मतलब हम छोटे क्लासों में इसलिए पढ़ानी चाहिए, बच्चों को कम रखना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बच्चे पर शिक्षक का ध्यान हो सके। नहीं तो बहुत बड़ी कक्षाओं में क्या होता है, बच्चों पर ध्यान नहीं रहता, 2-4 बच्चे आगे के 10-15 पे होगा, वही ठीक ठाक होंगे, बाकी उद्यम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। भीड़ कम करने है तो भीड़ से क्या मतलब है इसका, और अगर अधिक फीस प्राप्त करने के लिए बच्चे कम करे जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल गया, जो शिक्षक है उसका प्रत्येक बच्चे पर ध्यान रह सके, इसलिए छोटी कक्षा होनी चाहिए। 27 बात कर लेते हैं। एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुकूल क्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? मतलब पहले उसने सीखी हुई है और उसका प्रयोग करके अगली क्रिया कर रहा है, तो ये किससे संबंध है? पहला ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम। नहीं, बिल्कुल सीखने का प्रभाव नियम नहीं है। जब प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं वो सीखने के प्रभाव के नियम में चला जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति, मतलब किस तरीके से सीख रहे हैं, ये अभिवृत्ति रवैया नियम बिल्कुल नहीं आएगा। सीखने का तत्परता, मतलब बहुत तेज, मतलब तत्परता के साथ सीख रहे हैं, एक्टिव होके सीखते हैं, इसलिए पुरानी का फायदा होता है, बिल्कुल नहीं है। सीखने का सादृश्य नियम, बिल्कुल। जब सादृश्य मतलब पहले एक दृश्य बन चुका है हमारे माइंड में और उसका प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, अगला नियम बना रहे हैं या सीख रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीखने का सादृश्य नियम। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की। निम्न में से वृद्धि और विकास कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मतलब वृद्धि और विकास के कौन से आयाम, मतलब एक वृद्धि है दूसरा विकास है, और ये एक दूसरे से कौन से जुड़े हुए हैं ये पूछ रहा है। पहला शारीरिक विकास बौद्धिक विकास से जुड़ा है,
या बौद्धिक सामाजिक से, या सामाजिक संवेग से, या संवेग नैतिक से, या नैतिक संवेग से, या नैतिक बुद्धि से, इस तरीके से पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, वृद्धि और विकास के जो आयाम होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं, सारे के सारे। कैसे? जैसे आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आपका बौद्धिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी होगा, संवेग भी आएंगे और नैतिकता भी आएगी। तो हमने क्या देखा, एक शारीरिक विकास से जब सारे के जुड़े हैं, ऐसे ही अगर आपकी बुद्धि विकसित हो रही है, इसका मतलब आप सामाजिकता समझ रहे हैं। अब बुद्धि कब विकसित होती है? एज के साथ, मतलब आपका शारीरिक विकास भी हो रहा है और संवेग भी आ रहे हैं, तो नैतिकता भी। तो इस तरह से ये सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन सही होगा। हमारे क्या जो जितने भी हैं सारे के सारे एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। तो डी हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला बात कर लेते हैं, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? मतलब बहुत इंटेलिजेंट होगा तो क्या प्रतिभाशाली होगा? ये चीजें पूछना चाह रहा है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। पहला है अध्ययन में अरुचि, बिल्कुल गलत। अध्ययन में रुचि वाला सही होता है, क्योंकि प्रतिभाशाली है तो मन लगता होगा, दिमागदार है तो पढ़ेगा, तो एक तो नेगेटिव आ गया, ये तो हो नहीं सकता। सेवा भाव होता है उसके अंदर, मतलब लोगों की सेवा करना होगा, तो वो विशेषता कहलाएगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अब हमें चुनना है बेस्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं सी की, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। देखो मानसिकता की बात आ गई और प्रतिभाशाली की भी बात कर रही थी, तो प्रतिभा हमारी कहां से आती है? माइंड से, दिमाग से पूरा कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग सही है तो हम सेवा भी करेंगे और पर्यटन में भी रुचि आ जाएगी। तो ये है तो ऑप्शन सारे सही, लेकिन तीन ऑप्शन सही है, बी सी डी, लेकिन सी जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों आ जाते हैं। क्योंकि अगर मानसिकता अच्छी है तो वो सेवा भाव भी करेगा और उसे अच्छा भी लगेगा पर्यटन वगैरह करते हुए।